वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राजस्थान पुलिस मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10। और जैसा कि आपको पता है कि अभी राज्य सरकार ने लगभग उम्मीद जताई है कि अक्टूबर माह में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होगा। तो लगभग ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि अक्टूबर या सितंबर के अंतिम अक्टूबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं। 9 मॉडल टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध है। ये 10वां मॉडल टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं आज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुख्य तथ्यों के साथ। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट। और इससे पहले जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें महारो राजस्थान डॉक्टर तरुणा शर्मा जो आरपीएससी आरएस एसीएफ के माध्यम से आपको महारो राजस्थान से संबंधित बहुत सारी बातें बताते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और अन अकेडमी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा जी का मंदिर किस जिले में स्थित नहीं है? आज तक आपने सुना है ब्रह्मा जी का मंदिर किस जिले में स्थित नहीं है? तो सीकर में नहीं है, देखो अजमेर में भी है, बांसवाड़ा में भी है, बाड़मेर में। 3 ब्रह्मा जी के मंदिर हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीन है अजमेर के अंदर जो पुष्कर के अंदर मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर। और इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। लेकिन क्वेश्चन आता है आधुनिक निर्माण इस पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर का किसने करवाया? तो 1809 में गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। दूसरा मंदिर है आसोत्रा बाड़मेर में। कहाँ पे? आसोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है, जिसका निर्माण 1984 में खेतराम जी महाराज ने करवाया था। और तीसरा मंदिर है बांसवाड़ा के छींच में। तीसरा ब्रह्मा जी का मंदिर छींच बांसवाड़ा में है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में महारावल जगमाल ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन तीसरा मंदिर इसे कहा जाता है। तो 3 मंदिर हो गए। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, सपेऊ महादेव का मंदिर किस जिले में है? सपेऊ महादेव का मंदिर, ये क्वेश्चन पिछले साल 2018 के एक एग्जाम में आ चुका है। तो सपेऊ महादेव का जो मंदिर है वो धौलपुर के अंदर है। कहाँ पे? धौलपुर में। डूंगरपुर में कौन सा है? तो आपको पता है गौरी बाई का मंदिर है और बेणेश्वर धाम है। करौली में केला देवी का मंदिर स्थित है। और उसके बाद में सवाई माधोपुर में कौन सा है? तो घुसमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। तो सारी मुख्य तथ्य के साथ एक एक बातें इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहना। तीसरा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाहता को खो देता, यह वाक्य किसका है? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ये वाक्य किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ से संबंधित जो युद्ध है इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। शेरशाह सूरी ने बात कही थी। बात आती है 5 जनवरी और 1544 की। युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी हारते हारते हुए बच जाता है और अंतिम में एक बात कहता है कि अल्लाह एक बार अब बचा ले, इसके बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जेता कुंपा के साथ लड़ता है ये। तो तब ये जीत के बाद कहता है मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बाध्यता खो देता। मोहनोत नैन्सी किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे? बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी मोहनोत नैन्सी की बात होती है कोई ना कोई राजस्थान के संदर्भ से क्वेश्चन आ जाता है। तो मोहनोत नैन्सी जोधपुर के जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में उनके दीवान थे, ध्यान रखना। और मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और राजस्थान का अबुल फजल कहा किसने? तो मुंशी देवी प्रसाद, एक जयपुर के इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा। और मोहनोत नैन्सी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो नैनसिरी ख्यात और दूसरी मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जनगणना की जानकारी मिलती है। सबसे पहले राजस्थान में जनगणना की जानकारी मारवाड़ रा प्रगनारी मिलती है और इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। मोहनोत नैन्सी ने जालोर के शासक कीर्तिपाल के बारे में कहा था कि तू एक महान राजा है। ये बात मोहनोत नैन्सी ने कही थी। तो इम्पोर्टेंट, मोहनोत नैन्सी जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान थे। 5वां, राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए? ये क्वेश्चन एग्जाम में 2017 का एक एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। राजा मानसिंह जो आमेर में मीनाकारी की कला प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? लाहौर से लेके आए थे। अब देखिए सबसे पहले ये पनपी कहाँ पे? फारस से ये आई थी लाहौर।
और लाहौर से राजा मानसिंह 5 कारीगर लेके आए थे, कहाँ, आमेर के अंदर। अब बात आती है मीनाकारी क्या है भाई, मीनाकारी है तो है क्या, लेके आगे। तो कला संस्कृति में हम जब हस्तकला पढ़ते हैं तो मीनाकारी का टॉपिक पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, ये कहते हैं ना। तो देखो मीनाकारी सोने चांदी के आभूषणों व कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाना क्या कहता है, मीनाकारी। और इसका जो मुख्य रंग होता है वो लाल व हरा होता है। आजकल एग्जाम में रंग पूछ लिए जाते हैं, लाल व हरा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तांबे की मीनाकारी है भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। पित्तल की मीनाकारी है जयपुर की प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा और बीकानेर की प्रसिद्ध है। सोने की जो मीनाकारी है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और चंदन की चूरू, चंदन चूरू, ये सारी बातें आपको याद रखना है। मैं पूरे तथ्य के साथ को आपको ये मॉडल टेस्ट पर करवा रहा हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ सकें। छठा, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल के समय कन्नौज का त्रिकोणात्मक यानी त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हुआ था। गुर्जर प्रतिहार का वह शासक कौन सा था। कन्नौज मैं बता देता हूँ, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, हर्षवर्धन। इसके बाद में उस समय उत्तरी भारत का सबसे शक्ति संपन्न आर्थिक क्षेत्र में कौन था, कन्नौज। तो सारे चाहते थे कि कन्नौज को राजधानी बनाए। तो इधर से गुर्जर प्रतिहार, इधर से बंगाल के पाल और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट ने आक्रमण किया। लेकिन बात आती है गुर्जर प्रतिहार की तरफ से किसने आक्रमण किया था, तो वत्सराज ने इसकी शुरुआत की थी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, जिसने रणहस्तिनी की उपाधि धारण की, अपने आप को सम्राट घोषित किया। और ओशिया के जैन मंदिरों का निर्माता भी कौन था, वत्सराज था। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सातवां, जैसलमेर में 1550 में अर्धशाका किसके समय हुआ। जैसलमेर में 1550 में जो अर्धशाका है वो किसके समय हुआ। सुने है ना आपने, जैसलमेर में 2.5 शाके के लिए प्रसिद्ध है। अब 2.5 शाके के लिए प्रसिद्ध है, क्या आपने ये सुना है, ये पहला और दूसरा ये आधा, क्या कहानी है ये। तो अर्धशाका पहले तो ध्यान रखना राव लूणकर्ण के काल में हुआ था। अब मैं तीनों शाकों की थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ। प्रथम शाका कब हुआ, क्योंकि 2.5 शाके सुने बस, 99 बुरुज, स्वर्णगिरी दुर्ग ये सुना है। तो प्रथम शाका देखो कब हुआ, तो प्रथम जो शाखा हुआ था ये हुआ था आपका, शुरुआत जहाँ से होती है, चेतर सिंह का पुत्र था मूलराज, चेतर सिंह का पुत्र मूलराज। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था और इस पर अधिकार कर लिया था। तो मूलराज को हराकर प्रथम शाखा हुआ, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरा जो शाखा हुआ था वो था रावल दुद्दा के समय 1370-71 के आसपास, 1370-71 के आसपास हुआ था। और आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक था। तो वहाँ दूसरा शाखा हुआ। अब बात आती है तीसरे शाखे की। तीसरा शाखा 1550 में तीसरा शाखा हुआ, और किसके, गांधार का अमीर अली था, गांधार का अमीर अली था, उसने आक्रमण किया था। और यहाँ का शासक लूणकर्ण मारा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, स्त्रियाँ जोहर करती है, राजपूत स्त्रियाँ जोहर करती है, उससे पहले क्या है, अमीर अली और उसकी सेना भी मारी जाती है। इस कारण ये अर्ध शाखा कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, केसरिया तो होता है लेकिन जोहर नहीं होता है, इस कारण अर्ध शाखा। तो ये 3 शाखे जैसलमेर की। बाटी शासक थे यहाँ के। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया, तो ये आपको पता होना चाहिए, सूरजमल, जाट राजा सूरजमल थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1733 ईस्वी में। कब, 1733 में। और यह लोहागढ़ दुर्ग खासियत क्या है, ये मिट्टी का बना किला है। कौन सा, मिट्टी का बना किला है। और अंग्रेज सैनिक इसको जीत नहीं पाए। एक सेनापति था लेक ने इस पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन कभी भी जीत नहीं पाए। यानी इस दुर्ग से लोहा लिया फिर भी असफल रहे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लोहागढ़ दुर्ग हो गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको मिट्टी का किला, अजयगढ़ और पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अब 2-3 नाम हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जवाहर सिंह, तो जवाहर सिंह खास ध्यान रखना, दिल्ली से अष्ट धातु के किवाड़ लाकर भरतपुर दुर्ग में रखवाए थे जवाहर सिंह ने। रणजीत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1803 में विवश होकर संधि की। बदन सिंह, बदन सिंह जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। जाटों का अफलातून कहते हैं सूरजमल को, जाटों का प्लेटो कहते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है, तो राजस्थान में जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल पूछे ना आपसे, तो नाथद्वारा राजसमंद में है। यहाँ महाराणा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मूर्ति स्थापित की थी सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की। और बाद में ये स्थान क्या कहलाने लगा,
नाथ द्वारा कहलाने लगा। नाथ द्वारा की पिछवाई कला भी प्रसिद्ध है। और भारत में वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ पूछ ले तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। और ये बता देता हूँ BSTC पीठ राजस्थान पुलिस पटवार के लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स के मॉडल टेस्ट पेपर हमने करंट अफेयर्स के वीडियो शुरू कर दिए हैं। 2 पार्ट आपको दे दिए हैं और एक आपको करंट अफेयर्स का इंडिया करंट अफेयर्स का भी पार्ट शुरू हो चुका है। राजस्थान का प्रसिद्ध विनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? ये तो आपको पता ही है। विनेश्वर धाम डूंगरपुर किस माह में बढ़ता है? तो ये कहाँ किस माह में बढ़ता है? जल्दी से कमेंट कर दिया करो साथ साथ में, ताकि आपको भी पता लगे, आपके टेस्ट की भी तैयारी हो जाए। तो सही जवाब माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में ये विनेश्वर मेला है। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। इस धाम की निर्माण संत मावजी के द्वारा किया गया और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। आदिवासियों का कुंभ यहाँ लगता है। 11 नंबर, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूदते किस जनजाति में है? तो कूद जो नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति का है। किसका? ग्रासिया। और इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। ग्रासिया का नाम आते ही आप कहाँ जाओगे? सिरोही जाओगे। अब आपसे पूछे ग्रासिया जनजाति के अन्य नृत्य, बोरिया, घोर, मांदल, गरवा, वालर, द्विचक्की, कूद, लूर। दोबारा बोल देता हूँ, क्वेश्चन आता ही आता है फिक्स पक्का। बोरिया, गोर, मांदल, गरवा, वालर, द्विचक्की, कूद और लूर सारे किसके हैं? ग्रासिया के। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। किसने? राम नारायण चौधरी ने किया था। 1921 में इसकी शुरुआत हुई, 1921-23। और इसकी जब बात आती है बेंगू किसान आंदोलन, तो बेंगू उस समय था मेनाल भीलवाड़ा में। आज है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर। आज कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरी बात, यहाँ से संबंध किसका होता है? रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हुए थे। ट्रेंच के द्वारा यहाँ गोलियां चलाई गई थी और ट्रेंच आयोग लगा था। मैंने स्पेशल आपको लाइव वीडियो देकर बोर्ड पर स्पेशल पूरा किसान आंदोलन पढ़ाया था। तो जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं, बहुत सारे राजस्थान जीके के मैं वीडियो दे चुका हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए विद्यार्थी हैं, और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। क्योंकि सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता है और उसमें इंडिया भी शामिल होता है। लाल काले मर्दबंड वाली संस्कृति का मुख्य केंद्र था। ये पिछले साल पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया था। लाल काले मर्दबंड वाली संस्कृति कौन सी है? तो आहड़ संस्कृति है, जिसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है और आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। और ताम्र नगरी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। बहुत सारे विद्यार्थी ताम्र नगरी और ताम्रयुगीन सभ्यता में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ताम्र नगरी तो है आहड़, और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर। अब बात आती है आहड़ की खोज किसने की? तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और यह किस नदी के किनारे है? तो बेड़च नदी के किनारे स्थित है। वीर सतसई बलव दिवस और राम रंजट जाट के लेखक हैं। वीर सतसई बलव दिवस और राम रंजट जाट के लेखक कौन हैं? तो वीर सतसई का नाम आ गया तो आप आधे तो यहीं से क्लियर कर दो कि वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की है। वीर सतसई वंश भास्कर ये सूर्यमल मिश्रण है, जो बूंदी के राजा राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। बागोर है वो भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर स्थित है? तो बागोर, अभी मैंने कल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको इसमें दिया था और मैंने बताया था। तो बागोर है वो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है। अब कोठारी नदी की बात आई, भैया कोठारी नदी आती कहाँ से? हमें पता तो चलना चाहिए भी इस नदी के किनारे बागोर तो है। बागोर बाग है किस नदी के किनारे? कोठारी। तो कोठारी नदी निकलती कहाँ से अभी ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, जो कोठारी है वो दिवेर से निकलती है। और दिवेर पूछे कहाँ पे है? तो राजसमंद में है। अब पूछ ले जी, दिवेर है, दिवेर से निकल गई कोठारी, भीलवाड़ा में जाके खाना खाती है। किसके पास? मेज पर जाके खाना खाती है। तो मेज बांध भी कहाँ बना हुआ है? कोठारी नदी पर। ठीक है, कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से चलती है। यहाँ के उसको क्या है? भूख लग जाती है और मेज के पास आके ये क्या करने लग जाती है? खाना खाने लग जाती है। तो ये खाना खाने लगी, इसका मतलब क्या हुआ? किसके पास खाना खाने लगी? मेज के पास आके। तो कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेज बांध बना हुआ है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो बागोर सभ्यता की खोज पूछे ना को आपको 1967 में VN मिश्रा ने की थी। किसने? VN मिश्रा ने की थी। और मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ये क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में फिक्स। 1857 की क्रांति के समय
जोधपुर के महाराजा। तो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। ये तख्त सिंह बड़ा तख्तधारी था और 1857 की क्रांति में इसने 2 युद्ध लड़े, 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857। ऊपर वाला युद्ध तो कौन सा था? बिथोड़ा का युद्ध, और नीचे वाला गोरे कालों का युद्ध या चेलावास का युद्ध। और तख्त सिंह तख्त पर बैठा रहा, दोनों युद्ध बैठा बैठा हार गया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में एरनपुरा छावनी के लोगों ने विद्रोह किया था। तो ये तख्त ही रह गया इसका। राजस्थान के किस ऐतिहासिक समारोह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? ये तो आपको पता है, ऐतिहासिक इमारत कह सकते हो। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इसमें से आप बता सकते हो कौन सी शामिल है? हवा महल, अमेरिकी हवेलियां, जंतर मंतर, तारागढ़। बहुत प्रसिद्ध है। और आप इसका सही जवाब जंतर मंतर 2010 में हेरिटेज सूची में शामिल हुआ। आपको पता है स्वाई जयसिंह थे, उन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी। पिछला जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी वेधशाला स्वाई जयसिंह द्वारा नहीं बनाई गई? तो सूत्र याद रखना, डीजे बजाऊं मैं, डीजे बजाऊं मैं तो नहीं बजाता, लेकिन स्वाई जयसिंह ने बजा दी। स्वाई जयसिंह कहता है डीजे बजाऊं मैं, कोरोना में नहीं बजता है। तो डी से, ठीक है, कौन कौन सी? डीजे बजाऊं मैं। अब क्या लिखोगे? कौन कौन सी आपको पता है? एक तो है जंतर मंतर जयपुर वाली, जैसे जयपुर होगी। एक है मथुरा, एक है वाराणसी, एक है दिल्ली। ठीक है, डी से दिल्ली, जैसे जयपुर, वैसे वाराणसी, उसके बाद में और ये मैं से मथुरा हो जाएगी। तो 5 और ऊ से क्या हो जाएगी? उज्जैन हो जाएगी। जय डबल आ गया ना तो जय जयपुर, क्योंकि 5 ही वेधशाला बनाई थी। तो डीजे बजाऊं मैं इसमें हो जाएगा। हेला ख्याल लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल, तो हेला यानी कोई गीत प्रोग्राम करने के बाद वो हेला लगाते थे, जैसे हेला किसी को लगाते हैं ना, तो ये हेला ख्याल थी। अब हेला लगाते ही आपको पता है कौन उठेगा, कहाँ के लोग आएंगे? तो हेला लगाते ही किसको सुनाई देगा? एक तो दौसा को और सवाई माधोपुर के लोगों को। और दौसा में भी सभी को नहीं सुनाई देगा, जो लाल सोट तहसील है ना, लाल सोट तहसील के लोगों को, उनको ज़्यादा सुनाई देता है। तो हेला देते ही एक तो लाल सोट, दौसा और सवाई माधोपुर के लोग भाग कर आ जाएंगे। ध्यान रखना, इसके प्रवर्तक थे हेला शायर। और वाद्य यंत्र नौबत बताया जाता है। पहले तो बम बजाया जाता था अधिक पहले, और अब नौबत, अब धीरे से सुनाई दे देता है। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सही जवाब देलवाड़ा के अंदर है। और देलवाड़ा कहाँ पे है? सिरोही में। ये विमल शाह, भीमा शाह, ये यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है, ध्यान रखना। तो इसका निर्माण है गुजरात के जो सोलंकी शासक थे, चालुक्य राजा, सोलंकी है चालुक्य शासक, भीमदेव का एक मंत्री था विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया और भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। इसका शिल्पी था कीर्तिधर। इसका शिल्पी कौन था? कीर्तिधर। और कर्नल जेम्स टॉड जो इतिहास के पिता है, भारत, इसने क्या कहा इस विमल शाह द्वारा निर्मित जो जैन मंदिर है उसके लिए कहा, भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाही का मंदिर है। कर्नल टॉम ने कहा था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रणकपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो पाली में है, यहाँ पे 1444 खंबे हैं, यानी 1000 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। और ये रणकपुर मथाई नदी के किनारे है। उसके अलावा ओसिया आपको पता ही है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, जोधपुर के अंदर है। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गिद्दड़ नृत्य का संबंध, तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध शेखावटी क्षेत्र से है। और होली पर केवल पुरुष करते हैं, केवल एग्जाम में आता है, केवल पुरुषों द्वारा किए जाने नृत्य, जैसे कच्ची घोड़ी है, गिद्दड़ है, ये पुरुष करते हैं। ठीक है, और वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? नगाड़ा बजाते हैं जोर जोर के। होली के समय आपको पता ही है गुलाल खेला जाता है और नगाड़ा बजाया जाता है। तो गिद्दड़ नृत्य होता है गिद्दड़ की तरह। असम्मिलित करना है, देखो गुद्दड़ संप्रदाय भीलवाड़ा का था, तो ये भी सही है, दांतड़ावास भीलवाड़ा का था। और नवल संप्रदाय जोधपुर का है, हाँ नवलदास जी ने चलाया था, जोधपुर का है, ये भी सही है। चरणदास जी संप्रदाय जयपुर का था, तो ये गलत है। चरणदास जी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पीठ है ज़्यादातर, तो पीठ इसकी दिल्ली में है। लेकिन जो चरणदास जी है इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था, डेहरा
अलवर में, और समाधि भी इनकी डेरा अलवर में है, जहाँ बसंत पंचमी को मेला लगता है। अलख्या संप्रदाय, तो ये सही है, बीकानेर का है। तो चरणदास जी ये आपका गलत हो जाएगा। आपको दो नाम याद रखने हैं, सहजोबाई और दयाबाई। चरणदास जी की क्या थी? शिष्या थी, और इनकी जो बोली थी वो अहिरवाटी। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? ये क्वेश्चन भी पिछले 2017-18 में आ चुका है। दादू पंथ, ठीक है, दादू दयाल जी नारायण जयपुर में जिनकी मुख्य पीठ है। तो दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 5 उप शाखाएं थी। अब कौन कौन सी? उत्तरादे, खालसा, विरक्त, नागा और खाकी। ठीक है, उत्तरादे, खालसा, विरक्त। ये पूछा क्या जाता है कि निम्न में से दादू पंथ की कौन सी शाखा नहीं थी? ये क्वेश्चन तो ये पक्का इस तरह का आता है। तो नागा शाखा पूछा जाता है। नागा शाखा की शुरुआत किसने की थी? तो संत सुंदरदास जी ने की थी। गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो गैर नृत्य आपको पता है कौन सी जनजाति करती है? अगर ये आपको पता है तो आप क्षेत्र बता सकते हो। तो गैर नृत्य आदिवासी क्षेत्रों में गैर नृत्य करते हैं भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति करती है। इसमें क्या होता है? भील जनजातियों में पुरुष तो नृत्य करते हैं, पुरुष नृत्य करते हैं, और महिलाएं फाग गीत गाती है। कौन सा? फाग गीत गाती है। और पुरुष जो नृत्य करते हैं उन्हें गोरिये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरिये। फिक्स पूछ ले गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो स्थान है कनाना। कनाना बाड़मेर में स्थान है, वहाँ है। और होली के अवसर पर किया जाता है। तो होली के अवसर पर फाग खेली जाती है, तो फाग गीत गाए जाते हैं, और वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता है। तो ध्यान रखना। कुछ और है, अभी पिछले साल 2018 में एक क्वेश्चन आया था, तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तलवारों की गेर पूछ ले तो मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। आगी बागी की गेर पूछ ले तो लाखाइठा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और घुम्मर गेर पूछ ले तो भीलवाड़ा की। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? जो रम्मत नाट्य उसका उद्भव हुआ, तो रम्मत का तो बीकानेर जैसलमेर हुआ, ये ध्यान रखना बस। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ, तो कायाबेली ग्रंथ है ना, ये क्वेश्चन आता है, दादू दयाल जी की है, जिनकी नरैना जयपुर में पीठ है दादू दयाल जी की। और दादू दयाल जी के जो भक्ति परंपरा में सिस्टम क्या है कि इनके सब को गाड़ा या जलाया नहीं जाता, बल्कि पशु पक्षियों के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दादू दयाल जी। गरीबदास जी, रज्जबदास जी, मिचकंदास जी, जगदीश दास जी, सारे के सारे दादू दयाल के शिष्य हैं। अब दादू दयाल के और ग्रंथ देखो, एक तो कायाबेली हो गया, एक परिचय का अंग, परिचय का अंग, एक दादूरी पर्ची, एक सखी, एक दादू वाणी, और दादू दयालरा दूहा। ये सारे किसके ग्रंथ है? दादू दयाल जी के। 26 कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सी है, इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद नहीं है, बाकी ये सारे सही है। किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था? ये विजय सिंह पथिक के समाचार पत्र पिछले 2015 से लेकर 2019 तक के कोई भी एग्जाम में देख लो, आपको इनका समाचार पत्र का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अब देखो 2015 से 19 तक मैंने 5 तो हिस्ट्री के, 5 से 6 ज्योग्राफी के, और 3 से 4 कला संस्कृति के, और 2 से 3 पॉलिटिकल के। जितने भी आज तक अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। आप साइट अपने नानक क्लासेस चैनल पे जाके और वीडियो जाके प्ले लिस्ट देख लेना। प्ले लिस्टों में सारा कुछ सेट किया हुआ है, और वैसे भी वीडियो में जाकर देख सकते हो, पूरी लिस्टें आएगी, वहाँ देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए, खास करके पटवारी राजस्थान पुलिस के लिए। तो राजस्थान केसरी इनका अखबार है, जो 1919 में वृद्धा महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, राजस्थान सेवा संघ के साथ जो संघ बना था। फिर ये 1920 में अजमेर से प्रकाशित होने लग गया। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ नरेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। नरेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख थी, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कोटा से बनी थी, ध्यान रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान से है, और इतने महान व्यक्ति है तो इनका संबंध राजस्थान से बहुत बार रहा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में की। अब थोड़ी सी बात सारी सुन लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती की खास कहानी देखें। इनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल नाम क्या था? मूल शंकर, यानी बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। ठीक है, मूल शंकर था। अब देखिए, ये राजस्थान में 3 बार आए थे।
राजस्थान में 3 बार आए थे। पहली बार 1865 में करौली के मदनपाल जो शासक थे उनके आग्रह पर आए, फिर आए 1882 में दूसरी बार उदयपुर के शासक सज्जन सिंह के कहने पर, और तीसरी बार 1883 में ये आए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी बार 1882 में और 1883 में ये उदयपुर में उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और ये तीसरी बार जब आए तो तीसरी बार भी ये 1883 में आए थे। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह और उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के कहने पर आए थे 1883 में। और 1883 में ही इन्होंने एक यानी अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। एक नन्ही जान नामक वेश्या थी, उसने इनको जहर दे दिया था जोधपुर में, और 1883 में अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो गई, मृत्यु। पिछला कांस्टेबल था उसमें क्वेश्चन आया था स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई, तो जोधपुर अजमेर दोनों ऑप्शन थे, अजमेर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपसे पूछे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो, और उन्होंने बंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। अब आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब व कहाँ की, तो राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना 1881 में अजमेर में की थी। ये ध्यान रखना। ये राजस्थान में कितनी बार आई, 3 बार। पहली बार करौली में, दूसरी बार उदयपुर में, तीसरी बार है जोधपुर में, यानी 1865, 1882 और 1883। तो ये सारी बातें स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए इंपॉर्टेंट है। 30 मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, जो मत्स्य संघ है उसका राजस्थान में विलय कब हुआ, तो ये तो आपको पता ही है, 15 मई 1949 को हुआ, और शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर इसका विलय हुआ था। चरण कौन सा था, तो ये 5वां चरण था। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी किस पार्टी से जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान से निर्वाचित है प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, पहले तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन चुनेगी, महारानी गायत्री देवी। कौन सी पार्टी थी, कहाँ से लोकसभा सदस्य चुनी और किसकी पत्नी थी, तो ध्यान रखना ये स्वतंत्र पार्टी से चुनी गई और जयपुर लोकसभा सीट से चुनी गई थी। जयपुर लोकसभा सीट से चुनी गई थी, और अंतिम जयपुर के शासक थे स्वाई मान सिंह द्वितीय की ये पत्नी थी, ध्यान रखना। और 1962 में ये प्रथम लोकसभा सदस्य बनी थी। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम था दारा सभा। अजमेर मेरवाड़ के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए का रिपीट है। तो हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र व प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब ध्यान रखना, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब विधानसभा गठित हुई थी, तो 160 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए थे विधानसभा के। लेकिन 1956 में जैसे राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, यानी 1952 में जो सरकार चुनी गई थी 160 सीटों वाली, 1956 में राजस्थान का एकीकरण हो गया और अजमेर मेरवाड़ा 7वें चरण में मिल गया, तो ये दारा सभा और मिल गई, और टोटल सीटें कितनी हो गई थी 190। फिर दोबारा घट जाती है, 176 हो जाती है, फिर जैसे चौथी में 176 हो जाती है, छठी में 184 हो जाती है, और फिर आगे जाके पूरी 1977 में कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। 1997 में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है, 1997 का ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। 34 नंबर, ये तो आपके लिए आसान है। सिटी ऑफ स्टेपवेल्स यानी किस नाम से प्रसिद्ध शहर है, सिटी ऑफ स्टेपवेल, तो बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। किसको, बूंदी को। 35 नंबर, राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य है। राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य यानी एससी की, अनुसूचित जाति यानी एससी की प्रथम, पहले हमने पढ़ा था प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, वो तो थी गायत्री देवी। अब है एससी की, तो ये श्रीमती सुशीला बंगारू। कौन थी, श्रीमती सुशीला बंगारू थी, ध्यान रखना, एससी की प्रथम महिला। और ये 2004 में जालोर से सांसद, जालोर सीट से सांसद बनी थी। 36, राजस्थान के विभिन्न नगरों और उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सम्मिलित है। देखो, ओशिया का उपनाम था उपकेश पटन, करौली का नाम था गोपाल पाल, जयपुर का जयनगर, जबकि जैसलमेर का थली नहीं था, बीकानेर को थली कहा जाता था। तो बीकानेर और कुछ गंगा हनुमानगढ़ का क्षेत्र था। राजस्थान राज्य के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में निर्वाचित घोषित किए गए। राजस्थान विधानसभा में एकमात्र विधायक
जो लगातार 10 शुरुआत की जो 10 विधानसभा हुई ना, उसमें विधायक रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी थे। कौन? हरिदेव जोशी। इनका जन्म 1921 खांडू ग्राम बांसवाड़ा में हुआ था, ये पूछा जा सकता है, हरिदेव जोशी। और 3 बार ये हमारे राजस्थान के सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे। मैं बता देता हूँ कब कब रहे। 1973 से 77, 1985 से 98 और 1989 से 90। लेकिन तीनों बार ही अपना मुख्यमंत्री का काल पूरा नहीं कर सके। 10 बार विधायक रहे थे ये हरिदेव जोशी। 38 निम्न में से असुमेलित कीजिए। ये तो आपको पता ही है। राज्य पशु चिंकारा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोइडा, राज्य पक्षी कौन सा है? हमारा गोडावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रणकपुर हजारों खंभों का शहर कहते हैं। हाँ, सही है। उदयपुर को पुरों का वेनिस कहते हैं, ये भी सही है। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं, ये भी सही है। जोधपुर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, ये गलत है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। और सुवर्णगिरी किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। तो ऐसे 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के इस तरह के आएंगे। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो ये आपको पता है कि वैसे सीधा पूछे हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, क्योंकि वो मनोनीत हुए थे, हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित हुए थे टीकाराम पालीवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं 4 क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखने हैं। हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, हमारे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, हमारे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित प्लस मनोनीत मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास, और हमारे राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री तो सीएट वेंकटाचारी। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? अहिछत्रपुर का वर्तमान में नाम क्या है? तो ये बहुत बार सुनते हो, नागौर। जो जांगल प्रदेश था, बीकानेर क्षेत्र का, नागौर का जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर कहा जाता है, जो हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। धातु नगरी जिसे कहा जाता है। मकराना डेगाना यहाँ की खाने हैं। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। पहले कांग्रेस का राज होता था, उसके बाद में धीरे धीरे कांग्रेस में परिवर्तित भाजपा पार्टी बनी, तो भाजपा के सरकार बनी थी, यानी गैर कांग्रेसी पहली बार सरकार बनी। तो ये बनी थी आपकी 1977 में। अब 1977 कौन सा? तो जून 1977 में बनी थी। पहली बार यहाँ मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत, जून 1977 से 1989 तक। ठीक है, भैरव सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, लेकिन सरकार भंग हुई और 1989 नहीं 1980 है, 77 से 80, लेकिन 30 यहाँ सरकार जल्दी भंग हो गई और तीसरी बार हमारे हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया 1980 से। ठीक है, 1980 के बीच ही लगा था, तो भैरव सिंह के काल में लगा था। आपसे पूछे हमारे राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो भैरव सिंह शेखावत, जो बाद में जाके हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी बने थे। राठ क्षेत्र किस जिले में है? राठ। तो जो राठ क्षेत्र है वो अलवर क्षेत्र में है, और इस राठ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो अहिरवाटी बोली बोली जाती है। कौन सी? अहिरवाटी बोली बोली जाती है। राजस्थान गठन के एक समय ऐसा आया जब यहाँ की लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद एक आईसीएस अधिकारी को सरकार का मुख्य बनाया गया। वह आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है, सरकार का गठन हो गया और लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद में ऐसी नौबत आ गई कि केंद्र सरकार ने एक आईसीएस अधिकारी को राजस्थान का मुखिया बना दिया, यानी मुख्यमंत्री बना दिया। वह आईसीएस अधिकारी कौन था? तो श्री CS वेंकटाचारी। मैंने अभी आपको बताया था ना, राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री तो CS वेंकटाचारी थे। अब ये CS वेंकटाचारी 5 जनवरी 1951 से लेकर 26 अप्रैल 1951 तक मुख्यमंत्री रहे थे।
45 नंबर, राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जो बीकानेर क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की हर बुक में इसकी चर्चा है। तो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। खास करके बीकानेर और कुछ जोधपुर का भाग भी, उत्तरी पश्चिमी भाग आता था, और यहाँ के शासक अपने आप को जांगलधर बादशाह के नाम से जानते थे। स्वतंत्रता पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? स्वतंत्रता के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को तो लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आता है। अगर कोई विद्यार्थी देखता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, क्योंकि करंट के साथ साथ अन्य चीज़ों का भी हम अध्ययन करते हैं। उसके अलावा हमारे इस चैनल पे कम से कम 200 से 300 वीडियो राजस्थान जीके से संबंधित है, तो आप पीछे के सारे वीडियो को एक एक करके हर टॉपिक के अध्ययन कर सकते हो। तो वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 है और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 है, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 है। किस राज्य में तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पद एक ही समय महिलाओं के पास रहे? कौन सा ऐसा राज्य आया, कौन सी ऐसी विधानसभा आई किसी राज्य में कि तीनों पद महिलाओं के पास थे? तो हमारा गौरवमय राजस्थान महारो राजस्थान 12वीं विधानसभा थी जिसमें राज्यपाल थी महिला प्रतिभा पाटिल और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, और तीसरी विधानसभा अध्यक्ष भी कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। यानी तीनों महिला, ये गौरव प्राप्त था। राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्य है। राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्य है तो ये वसुंधरा राजे सबसे ज़्यादा बार महिला लोकसभा सदस्य बनी, लगभग 5 बार बन चुकी है। राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन है? राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, तो ये सारे पॉलिटिकल के प्रथम और बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमती शारदा भार्गव। कौन सी? श्रीमती शारदा भार्गव। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद थी। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद, तो ये कौन थी? शारदा भार्गव। चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था? चौहान वंश ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो ये ध्यान रखना, अजमेर पर भी किया था, रणथंभौर भी थे, कोटा बूंदी में आड़ा चौहान थे, सिरोही में थे, जालौर सिवाना में सोनगरा चौहान थे। तो प्रयुक्त सभी, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, बड़े बड़े नाम आते हैं, आपको पता है, अरुणोराज, अजयराज। रणथंभौर में हमीरदेव चौहान आते हैं और अजय देवड़ा, ये सारे आते हैं इसमें। राजस्थान राज्य विधानसभा में सदस्य संख्या किस वर्ष बढ़कर 200 की गई? तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि 200 1977 में की गई। देखो, सबसे पहले 1956 तक कितनी थी? 160 थी। पहली विधानसभा चुनाव हुए 1960 थी। 1956 में जैसे ही अजमेर मेरवाड़ा मिले तो 30 वो अजमेर मेरवाड़ा की धारा सभा मिल गई, 190 हो गए 190 हो गए। अब दूसरी विधानसभा में क्या हुए? फिर वापस 176 हो गए, क्योंकि वो परिसीमन आयोग लगा, 1976 हो गए। फिर क्या हुआ? चौथी विधानसभा में 184 हो गई, चौथी विधानसभा में 184, और फिर 1977 में जाकर 200 हुई थी। तो यह 200 वाला आंकड़ा ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 14वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद थी। अब ठीक है, 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 14वीं की बात है तो किरण महेश्वरी भी थी और सुशीला बंगारू भी थी, तो प्रयुक्त दोनों। पत्रकारिता का राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019 किसे मिला? पत्रकारिता का राजा राम मोहन राय पुरस्कार, तो ये ध्यान रखना, गुलाब कोठारी को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में शीर्ष पर जिला रहा तो पेडापल्ली। 2019 का व्यास सम्मान किस हिंदी लेखक को दिया गया? यानी 29वां 2019 में का व्यास सम्मान किस हिंदी लेखिका को दिया गया? तो ये थी नासिरा शर्मा, और नासिरा शर्मा का उपन्यास था कागज की नाव, जो 2014 में प्रकाशित हुआ था, उसके लिए दिया गया। कागज की नाव उपन्यास के लिए दिया गया। देवधर ट्रॉफी 2019-20 की विजेता टीम रही देवधर ट्रॉफी। अब देवधर ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से, और अभी क्रिकेट में एक बड़ी घटना आपको पता है, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इंडिया भी जीती थी यहाँ पे। फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब किस ने जीता? ये फीफा अंडर 17, 19, 21 और ओपन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए फीफा का संबंध फुटबॉल से है, तो ये ब्राजील ने जीता था।
स्कॉटिश बैडमिंटन ओपन का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो बैडमिंटन के लक्ष्य से। हाल ही में विजेंदर सिंह ने लगातार 12वीं जीत दर्ज की, उनका संबंध किस खेल से है? विजेंदर सिंह एक तो ध्यान रखना हमारे भारत के हैं और मुक्केबाज हैं। लुइस हैमिल्टन किस देश की खिलाड़ी है? ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। लुइस हैमिल्टन किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक, तो संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों के चारों वेद इंपॉर्टेंट है। एक नाम सुना होगा आपने, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था ना स्वामी दयानंद सरस्वती। उसका मतलब वेदों में जो लिखा है उसका अनुसरण, उस संस्कृति का अनुसरण कीजिए। शिशु के सिर के संपूर्ण बाल मंडवाना कौन सा संस्कार है? शिशु के सिर के संपूर्ण बाल मंडवाना कौन सा संस्कार है? तो ये जूड़ाकर्म या चूड़ाकर्म संस्कार है। कितने संस्कार शिशु के जन्म से पहले किए जाते हैं? तो 3 संस्कार है वो शिशु के जन्म से किए जाते हैं। और चौथा संस्कार होता है जातकर्म, ठीक है, उससे पहले 3 संस्कार किए जाते हैं। पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? पुरुषनी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सेग 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? सेग का मतलब होता है साउथ एशियन गेम, और 13वें साउथ एशियन गेम हुए अभी काठमांडू नेपाल के अंदर हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं भारत ने। किसने जीते हैं? भारत ने। 1984 में इस सेग की शुरुआत हुई थी और हर 2 वर्ष बाद होते हैं, और 13वें अभी ये इनका आयोजन किया गया था। राखी हलदार का संबंध किस खेल से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल जगत से आपको राजस्थान पुलिस पटवार में 2-3 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। तो राखी हलदार का संबंध है भारोत्तोलन से। एक दिवसीय मैच में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले भारत के पहले गेंदबाज। एक दिवसीय मैच में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले, तो ये खिलाड़ी है कुलदीप यादव। कौन है? कुलदीप यादव। आप दीपक चार को जानते हो, अंतर्राष्ट्रीय T20 में पहली हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भारत के दीपक चार, जो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को ब्रिटिश स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? ये तो बहुत बड़ी बात है, ब्रिटिश स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019। और ये बहुत बड़े ही खिलाड़ी भी है। इंग्लैंड को पहली बार विश्व कप दिलवाने वाले, अहम भूमिका निभाने वाले बेन स्टोक को दिया गया है। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसा पेरे का संबंध किस देश से है? तो एलिसे पेरी है ऑस्ट्रेलिया की। शांति निशस्त्रीकरण व विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे मिला? शांति निशस्त्रीकरण व विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। डेविन एटनबरो। खेलो इंडिया यूथ गेम में शीर्ष पर राज्य रहा। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था 2020 में, जनवरी 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ था, उसमें महाराष्ट्र है वो टॉप पे रहा था और राजस्थान को 11वां स्थान मिला था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत, पहले तो पता होना चाहिए पानीपत है कहाँ पे, तो पानीपत है हरियाणा में। यह युद्ध हुआ था नवंबर 1526 में। अकबर के सेनापति बैराम खां थे और इधर हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू हार गया था। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर किस काल में बना है? नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, तो ये गुप्त काल में बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में हिंदू कला का स्वर्ण काल कहते हैं, चाहे वो स्थापत्य कला हो चाहे किसी भी कला का हो। गुप्त काल में आपको पता है गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में शासक आया घटोत्कच। घटोत्कच के बाद में समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, जिसे कविराज की उपाधि धारण की थी। और इसके दरबार में हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी और इसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब वो वीणा बजाने में दक्ष था। और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया था वैसे, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत चलाया था। फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, जिसको विक्रमादित्य के नाम से पुकारा जाता है। फिर आया कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और फिर आया स्कंदगुप्त, जिसने मौर्यों द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये गुप्त वंश काफ़ी लंबे समय तक चला था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो ये आ गया, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य इसका नाम था, इसने करवाया
था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर है। अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा? अशोक, मौर्य सम्राट अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस देश में भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ध्यान रखना। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो 10वीं क्लास की जब SST की बुक पढ़ोगे ना, पहले पाठ के पहले पेज पर 16 महाजनपद दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले साल जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उससे पिछले साल इसमें एक ही एग्जाम हुआ था, उसमें महाजनपद पूछा था। एक महाजनपद की मत्स्य जनपद की राजधानी पूछी थी, तो यहाँ पे वत्स की थी कौशाम्बी। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो ध्यान रखना किसके बारे में बताता है भाग 4? नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखना, भाग 1, 2 टोटल संविधान के 22 भाग हैं। 4 बताता है नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51। भाग 3 बताता है मौलिक अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक है। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, कला संस्कृति का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नागरिकता भाग 2 बताती है 5 से 11। और मूल कर्तव्य ये 51 क के अंदर है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन 1976 में 10 जोड़े गए और 2002 में 11वां जोड़ा गया। और ये पार्ट दूसरा BSTC का डाल चुके हैं हम कल, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा देख लें। राजस्थान में विधानमंडल का निर्माण किससे होता है? राजस्थान में जैसे देश में संसद बनती है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से, वैसे राजस्थान में विधानमंडल। तो राजस्थान में 2 ही है, एक तो विधानसभा और एक है राज्यपाल, विधान परिषद नहीं है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक लंबी अवधि तक पद पर आसीन रहे। राजस्थान के वे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक आसीन रहे थे। तो इसका सही जवाब है कैलाशनाथ वांचू, जो 1951 से लेकर 1958 तक रहते। और हमारे देश के पहले कौन है? कमलकांत। हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र, तो ये केरल के अंदर आता है। और जो BSTC के विद्यार्थी है 30 अगस्त को एग्जाम होगा, तो जल्द ही आपको BSTC एग्जाम से पहले 5 से 10 मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र तो हमेशा राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखना, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की कितनी है? तो कितनी है? 15% होगी। जैसे हमारे राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, तो इसका 15% कर लो आप, 30 आएगा। तो हमारे राजस्थान में जो सरकार है वो 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकती। आप देख लेना, आप मंत्री किताबों में और कहीं पढ़ लेना, 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं है। वर्तमान में 20-22 है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो 4-5 मंत्री और बनाएंगे, तो 30 से ज़्यादा नहीं रख सकती। तो आज आपके लिए 85% है। थोड़े क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आप इन क्वेश्चनों का पूरे मुख्य तथ्य के साथ विवरण कर सको। हालांकि आज कंप्यूटर के और महिला बाल विकास के क्वेश्चन नहीं डालें। अगला जो वीडियो होगा, अगला जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा, उसमें आपको सारे मिलेंगे। महिला बाल विकास भी मिलेगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, करंट भी मिलेंगे, बै पार्ट के भी मिलेंगे, सह पार्ट के तो है ही है। तो बढ़िया तरीके से इनको अध्ययन कीजिए। अध्ययन करोगे तो सफलता करोगे, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मति होए नहीं जा। तो लगातार मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, रोज अध्ययन करोगे तो आपको सफलता निश्चित है। अगर आपने अभ्यास नहीं किया, बस एक दूसरे की बुराई की, कमियां निकाली, तो आपका सिलेक्शन न के बराबर होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।